हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने चैनल भारतीय पाठशाला यूट्यूब चैनल में। और भारतीय पाठशाला यूट्यूब चैनल जो आपके लिए विभिन्न महत्वपूर्ण प्रकरण लेकर आता है, हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। हमारे चैनल में कक्षा 12 के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न, विज्ञान के, मैथ्स के महत्वपूर्ण वीडियो क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और कक्षा 12 एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य, उनसे जुड़े महत्वपूर्ण वन लाइनर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सारे तमाम जितने भी विद्यार्थियों के हित में हमने महत्वपूर्ण प्रश्न लाने का सार्थक प्रयास किए। एक बार हमारे चैनल में ज़रूर विजिट करें। हमारे द्वारा जो भी प्रकरण पढ़ाए गए हैं उन्हें ज़रूर देखें, कमेंट करें, अच्छे लगे तो आगे शेयर कीजिए। जो भी हमारे चैनल में नए हैं तो एक बार लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। आगे हम शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल के जो पूर्व में संचालित जो क्लास थी उसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए थे। उसके बाकी प्रश्न है वो हम आगे आज आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, कालक्रम और उस कालक्रम के अनुसार कवियों के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम आपको समक्ष रख रहे हैं। तो स्वयंभू अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा? ठीक है ना। ये स्वयंभू है वो जिन्हें अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा था? डॉक्टर बयानी ने। अपभ्रंश का बहुवती कौन है? पुष्पदत्त। अपभ्रंश का बहुवती कौन है? पुष्पदत्त। महापुराण के रचयिता कौन है? तो महापुराण जो रचना है उसके रचयिता पुष्पदत्त है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है ना। तो पुरानी हिंदी का उद्य किससे माना गया है? जब हम हिंदी इतिहास का पढ़ रहे हैं तो उसमें ये जानते हैं कि पुरानी हिंदी का उद्य किससे माना गया है। तो पुरानी हिंदी का जो उद्य है वो अवभट्ट से माना गया है। विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अवभट्ट कहा है? अब यहाँ पर बात करते हैं कि विद्यापति है जिन्होंने अपनी किस रचना को अवभट्ट कहा। एक बात है कि पुरानी हिंदी का उद्य किससे माना गया है, तो पुरानी हिंदी का उद्य वो अवभट्ट से माना गया है। और विद्यापति की जो रचना है, किस रचना को अवभट्ट कहा गया? कीर्ति लता को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। विद्यापति पदावली की भाषा कौन सी है? तो विद्यापति पदावली की भाषा है वो आपके कौन सी है? मैथिली भाषा है। ठीक है ना। तो मैथिली भाषा है वो विद्यापति की भाषा है। विशलदेव रासो का नायक कौन है? विशलदेव रासो का नायक है कौन है? विशलदेव रासो का नायक है वो विग्रहराज चतुर्थ है। ठीक है ना। ये इसमें जो नायक की भूमिका है वो इस ग्रंथ में उन्होंने अदा की है, अर्थात विग्रहराज चतुर्थ। विशलदेव रासो के नायक का कौन है? एक बात है, विशलदेव के नायक और नायिका जब आपसे पूछ ले साथ में, विशलदेव के नायक और नायिका, तो नायक है विग्रहराज और साथ में नायिका है राजमती। तो अब बात करते हैं कि विशलदेव रासो की भाषा कौन सी है। तो भाषा है उसकी राजस्थानी है। अब प्रश्न ऐसा भी मिल सकता है इन तीनों को लेके, किस प्रकार कि विशलदेव के बारे में असंगत कौन सा है। जैसे पहले दिया जाए कि विशलदेव का रासो का जो नायक है वो विग्रहराज है, उसके बाद विशलदेव रासो की नायिका है वो राजमती है। तीसरा ऑप्शन आपके समक्ष रखा जाए कि विशलदेव रासो की भाषा कौन सी है? राजस्थानी। अब चौथा पूछ ले कि विशलदेव रासो के रचयिता। ठीक है। अब रचयिता कौन है आपके? नरपति नल है। तो इसमें आपको अलग ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है ना। तो असंगत वाला। तो चारों प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आपको एक एक वन लाइनर के रूप में यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं ताकि आपको
एक ही प्रश्न पूछने को में स्पष्ट उत्तर मिल जाए, और जहाँ पर आज के समय में एग्जाम का पैटर्न है कि असंगत पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो उसी प्रकार भी हमें अच्छी तैयारी रखनी है। आगे बात करते हैं रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ की अपनी खास विशेषता है। तो ये है विशलदेव रासो की, ठीक है ना। रासो का काव्य रूप क्या है, रासो का काव्य रूप कौन सा है। तो रासो का ये है वो गीति काव्य, अर्थात ये गीत के रूप में गाया गया है, ठीक है ना। तो रासो का काव्य रूप है वो एक गीत को गायन के रूप में गायन के रूप में बताया गया है। तो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, आपको इनके बारे में ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आदिकाल। आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति। तो आदिकाल की जो प्रमुख श्रृंगारिक कृति है वो कौन सी है, ठीक है ना। तो आदिकाल की श्रृंगारिक कृति है वो विशलदेव रासोई है, ठीक है। इसमें श्रृंगार का अच्छा वर्णन किया गया है। तो चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहते हैं, कड़वक, कड़वक, ठीक है ना। चौपाई के साथ दोहा रख दिया जाए तो उस पद्धति को क्या कहते हैं, तो उस पद्धति को कहते हैं कड़वक। हिंदी का प्रथम महाकाव्य। अब ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है, कई विद्वानों में अपने अपने अनुसार मतभेद भी है, लेकिन हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है माना भी गया है, और किसी ने उसको अप्रमाणिक भी माना है, किसी ने अर्ध प्रमाणिक माना है, किसी ने इसको पूर्णतः प्रमाणिक माने हैं। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई है, ठीक है। आपको यहाँ पर इसके बारे में ध्यान में रखना है। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई है। तो चंद्रवरदाई का मूल नाम क्या है, तो मूल नाम है बलिदेव, ठीक है ना। चंद्रवरदाई का मूल नाम था बलिदेव। पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है, तो भाषा है वो ब्रज भाषा है। पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। पृथ्वीराज रासो में सर्ग को क्या गए, पृथ्वीराज में जिन चीज़ों का जहाँ पर वर्णन किया गया उसे कहा गया है सर्ग। सर्ग मतलब अर्थात जो समय, उस सर्ग को ही क्या कहा गया है, समय कहा गया है। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग अर्थात वो समय है, तो वो है 69। कितने, 69। तो पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग या समय हैं, वो है आपके 69। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा। अब कौन महर्षि थे वो जिन्होंने कह दिया कि चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन यानी उसके समय के काल का, तो वो थे गारसादय तासी। गारसादय तासी के अनुसार चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ये बातें ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में लिखा गया। अब जो 12 मासा का अर्थ है उस काव्य में 12 महीनों का वर्णन करना। 12 महीनों में ऋतु के अनुसार नायक नायिकाओं के द्वारा जो वियोग है या उनके द्वारा जो भी वीर वर्णन है उसके बारे में या ऋतुओं के माध्यम से जो 12 महीनों का जो वर्णन किया गया उसे कहते हैं 12 मासा। तो सबसे पहले ये किस ग्रंथ में मिलता है, ये मिलता है विशलदेव। और विशलदेव में हमने पढ़ा था विग्रह चतुर्थ और राजमती के बारे में वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय को ही सर्ग कहते हैं, और सर्ग थे कितने
गुणंतर। और गुणंतर सर्गों में से सबसे बड़ा सर्ग कौन सा था? कन्वर्जियुत। अर्थात इम्पोर्टेड क्वेश्चन आपके लिए है कि पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है? तो वो है कन्वर्जियुत। ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो की नायिका, तो पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन है? संयोगिता। और नायक कौन है? पृथ्वीराज। ठीक है। पृथ्वीराज रासो को किसने प्रामाणिक माना? तो यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि रासो ग्रंथ को प्रामाणिक मानने वाले और अप्रामाणिक मानने वाले और अप्रामाणिक मानने विद्वान हैं। तो पृथ्वीराज को किसने प्रामाणिक माना? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इनके अनुसार ये पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक है। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, ये कथन किसका है? डॉक्टर हीराचंद ओझा। इम्पोर्टेड तथ्य हैं ये किन के अनुसार ऐतिहासिक ग्रंथ है? ये कथन है गौरी शंकर हीराचंद ओझा का। आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। पृथ्वीराज रासो मूलतः कैसा काव्य है? तो वीरता का काव्य है। किसका? तो इसलिए ये एक वीर काव्य है। पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष। हमेशा पृथ्वीराज रासो की जो रचना के विधान में या उसकी चर्चा में जो विषय रहा है विवादास्पद यानी विवाद से संबंधित, वो सर्वाधिक रहा है उसकी ऐतिहासिकता के संबंध में, यानी उसकी ऐतिहासिकता कितनी है, ये विषय है वो हमेशा विवादास्पद रहा है। इम्पोर्टेड क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार ये ध्यान में रखना है। चारण काव्य की भाषा कौन सी है? तो चारण काव्य की भाषा है वो डिंगल है। कौन सी है? डिंगल है। आपको यहाँ पर इम्पोर्टेड तथ्य है वो ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध, ठीक है ना, प्रसिद्ध हुए। प्रसिद्ध कौन हुए? कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है। कौन? रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता, विदेशी थे ना उद्धारकर्ता के रूप में जो प्रसिद्ध हुए वो थे कर्नल जेम्स टॉड। आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? ये प्रश्न है वो अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? तो पृथ्वीराज रासो है उसमें क्या की गई है? इतिहास की उपेक्षा की गई है। राठौड़ारी ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख हुआ है? राठौड़ा की ख्यात, ख्यात से क्या अर्थ है? पुराने समय में राजा महाराजा शासक उनके जीवनी के बारे में विशेष बातों का वर्णन करना ख्यात कहलाता था। ठीक है ना। तो जयचंद प्रकाश और जय मेघ जस चंद्रिका, इसमें राठौड़ारी ख्यात में ग्रंथों का उल्लेख हुआ है। किस रासो ग्रंथ में महाराणा प्रताप सिंह का वर्णन हुआ है? तो खुमान रासो का। किस ग्रंथ में महाराणा प्रताप सिंह का वर्णन हुआ है? खुमान रासो में। खुमान रासो के रचयिता खुमान रासो के रचयिता कौन है? खुद का अर्थ खुमान, दैसे दलपत विजय। कई बार ये ट्रिक ली है। खुमान रासो के रचयिता खुद हैं, खुद अर्थात दलपत विजय। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। पृथ्वीराज विजय, जय या पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय अर्थात यहाँ से हम जय और विजय, जय विजय के साथ में याद रख सकते हैं। एक तो पृथ्वीराज विजय ये है किसकी रचना? जय नायक की। और पृथ्वीराज रासो वो है चंद्रबरदाई की रचना। जय विजय के साथ हम ध्यान में रख सकते हैं ये जयानक
है वो पृथ्वीराज विजय की रचना है। कन्नौज के राजा जयचंद की वीर गाथा का गान किया गया है। अब भाई भट्ट केदार कृत जो चंद्र प्रकाश है ना, उसमें यहाँ से प्रश्न पूछ लिए कि किसकी वीर गाथा का गान या वर्णन किया गया है, तो कन्नौज के राजा जयचंद की। और जयचंद की किस बात का? वीर गाथा का गान किया गया है, और वो है भट्ट केदार द्वारा रचित या कृत जयचंद प्रकाश में। जय से संबंधित है तो जय चंद प्रकाश, ठीक है। और रचना किसके द्वारा, यहाँ पर पूछ लीजिए जयचंद प्रकाश किसके द्वारा रचित रचना है, तो भट्ट केदार कृत द्वारा, ठीक है। इम्पोर्टेंट, हर प्रश्न अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात जयचंद, यहाँ पर आया जय मेघ जस चंद्रिका। जस चंद्रिका के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर जस चंद्रिका मधुकर, जस चंद्रिका। अब मधुकर और चंद्रिका ये दोनों नाम अपने आप में समान है ना, इस प्रकार आप ध्यान में रख लेना कि जस चंद्रिका जय मेघ जस चंद्रिका रचयिता कौन है, मधुकर है। मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर, हम अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से इनको याद आसानी से रख सकते हैं। मेरे द्वारा वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अच्छी तरह से एक बार पढ़ते समय या फिर आप जो प्रैक्टिस करोगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, उस समय ये प्रश्न आप एक बार जरूर देख लेना। 100% आपके महत्वपूर्ण साबित होंगे हर एग्जाम में हिंदी साहित्य से इम्पोर्टेंट। तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी उत्साह मिलता है, हम भी आगे इससे बेहतर प्रश्न बनाने की लाने के लिए आपके प्रति हमारे अंदर जो उतावलापन है वो रहता है। तो आप हमें भी मोटिवेट कीजिए, हमारा भी उत्साह वर्धन कीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएँ। यहाँ पर प्रश्न है पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को क्या कहते हैं। अब पूर्वी राजस्थानी के जहाँ पर जो ब्रज मिश्रित रूप भाषा है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पिंगल, ठीक है ना। पूर्वी राजस्थान जिसका मिश्रण किससे हो गया, ब्रज मिश्रित, उस भाषा को कहेंगे पिंगल, ये आपको ध्यान रखना। पुस्तक जलन हथ दे, यानी पुस्तक जलन के हाथ में दे दी, चली गजन नृपकाज, और राजा के साथ चल दिए। जलहन को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है, तो पृथ्वीराज रासो, ये है चंद्रवरदाई, जिन्होंने अपने पुत्र को, जो पृथ्वीराज रासो की रचना की थी ना, उस पुस्तक को अपने पुत्र के हाथों में सौंपकर वो राजा के साथ गए थे पृथ्वीराज। तो गए कहाँ थे, जब उनको बंदी बना लिया गया था। और कहा जाता है कि इनकी पुस्तक जो पृथ्वीराज है ना, उसका अंतिम भाग या जो अंतिम पंक्ति है वो पूर्ण रूप से इनके पुत्र जलन के द्वारा ही किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर 2-3 बनते हैं। कौन सा युग्म असंगत है, योगसार, जैनगु, महापुराण, सारोका, भरतेश्वरी, बाहुबली, साइल। यानी एक प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगा इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रश्न का उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किसका, कमेंट बॉक्स में देना है। एक बार आप जरूर दें कि कौन सा युग्म असंगत है। जो असंगत है वो आप क्वेश्चन में इसका उत्तर दें, और आप इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आगे पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे चलते हैं, हम देखते हैं अन्य प्रश्न। वैसे आपको पता चल जाएगा इम्पोर्टेंट जो हम टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। अब ये एक सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो ये रोडा है, वो रोडा किसकी रचना है, राउलवेल की। किसकी है, राउलवेल की। और
रोडा है वो सी का एक, ठीक है ना, सी का एक तो हो गया। और मधुकर अभी हमने पढ़ा था कि चंद्रिका, चंद्रिका और मधुकर ये दोनों क्या लग रहे हैं, एक समान लग रहे हैं। तो यहाँ पर जय में जस चंद्रिका किसकी रचना है, मधुकर की। और ज्योतिषरू ठाकुर, ठीक है ना, तो ज्योतिषरू ठाकुर है वो किसकी रचना है, तो डी का। तो डी में आपका ऑप्शन है वो वर्ण रत्नाकर। कौन सा हो जाएगा सही, वर्ण रत्नाकर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन। और बी ऑप्शन धनपाल, धनपाल है वो आपका भविष्य मित्र कहाँ, यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रकार ये मिलान करने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे हम बात करते हैं अन्य प्रश्नों के बारे में। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2 को। विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो और खुमान। खुमान की मैंने ट्रिक बताई थी, क्या थी, यानी खुद ही रचना की थी, खुद से, तो द से दलपत विजय, ठीक है। 20 है जो नर, अर्थात इसकी हो गई 20 है जो नर, नरपति नल है। और पृथ्वीराज, पृथ्वीराज की तो आपको पता ही है किसकी रचना है, चंद्रवरदाई की। और पृथ्वीराज विजय, विजय जय विजय, तो जयानक की। और मधुकर का हमने पढ़ा था, परमाल मधुकर की वो हो गई जस चंद्रिका, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो परमाल है पर जग, अर्थात दूसरे जग, दूसरी जगह, तो वो हो गई आपकी ये पर जग। परमाल पर जग, खुमान रसो खुद, पृथ्वीराज चंद्रवरदाई, और कौन सा रह गया, ये रह गया मधुकर, मधुकर की जो जस जय में जस चंद्रिका, वो ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार आपको ये इम्पोर्टेंट है। तो आगे हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। बुद्धि रसो काव्य किस प्रकार का काव्य है, तो ये है एक प्रेम काव्य। राजशेखर सूर्यकृत नेमिनाथ फागु का प्रमुख रस है, कौन सा है, श्रृंगार रस है। प्रस्ति मूलक मुक्त काव्य है, प्राकृतिक पेंगलम, कौन सा है, प्राकृतिक पेंगलम। ढोला मारूरा दुहा की नायिका कौन है, तो ये है मारवाड़ी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ढोला मारू की जो नायिका है उसका नाम है मारवाड़ी। ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है, कुशललाभ, परीक्षा में पूछा गया है। प्रथम भावनी काव्य है, मातृका प्रथमाक्षरा दोहरा, ठीक है ना, प्रथम भावनी ये काव्य। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम मैंने पहले भी बताया था, पर जग। इसकी ट्रिक क्या है, पर जग अर्थात दूसरा जग, तो पर जग। परमाल रासो के रचयिता कौन है, जगनी। किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है, तो परमाल रासो है ना, उसको आलाखंड के नाम से जाना जाता है, आलाखंड परमाल रासो। तो परमाल रासो को किस नाम से जाना जाता है, आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी की खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, अमीर खुसरो। हिंदी के जो खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है कि अमीर खुसरो का पूरा नाम कौन सा है। अमीर खुसरो कृत नुहसीपियर का विषय क्या है, भाषा विज्ञान। नुहसीपियर की जो विषय है वो भाषा विज्ञान है। तोताए हिंद किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को ही तोताए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो की अवधि का प्रथम कवि किसने माना है, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा के अनुसार अमीर खुसरो है वो अवधि के प्रथम कवि माने जाते हैं। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति। कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है, कवि शेखर अभिनव जयदेव। किनको, विद्या से। आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न
हर बार परीक्षा में आता है, यानी इम्पोर्टेड है। कभी शेखर पूछ लिया जाता है या फिर कई बार अभिनव जयदेव के नाम से। तो विद्यापति जिसको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है और कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया? तो बेनीपुरी ने किया था। किसने किया था? बेनीपुरी ने। पंडित सवल सत वखाण देही बुद्धि बसंत न जान। पंडित सब शास्त्रों का बखान करते हैं किंतु देह में बसने वाले बुद्ध अर्थात ईश्वर को नहीं जानते। उपयुक्त कथन किसका है? ये उपयुक्त कथन है सरहप्पा का। किसका है? सरहप्पा का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, आज आपके समक्ष हिंदी साहित्य के इतिहास, ठीक है ना, इतिहास से जो महत्वपूर्ण प्रश्न लाए थे हम, वो आपके लाए थे आदिकाल के। किसके? आदिकाल के। इतने ही प्रश्न काफ़ी है आपको परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट। इन प्रश्नों का जो पूर्व में संचालित जो वीडियो है वो भी ज़रूर देख लें, और आज के प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है वो भी ज़रूर देख लें। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा भक्ति काल का। किसका होगा? भक्ति काल का। तो भक्ति काल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष लाएंगे। ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन अपनी आपने तैयारी अच्छी करके रखी है, अपने रिवीजन के लिए हमारे वीडियो क्लासेस ज़रूर देख सकते हो। मैं आपसे आज इसी के साथ विदा लेता हूँ। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगा तो अपने सभी मित्रों को ज़रूर भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत।